you guys. Welcome to Knowledge Decoder. In the last lecture, already discussed some questions हमने देखे. So जो आज का लेक्चर है, मैंने कहा था कि this will be the last lecture, ठीक है? Related to problems of linear transformation, ठीक है? तो जो ये जो हमारा सेशन है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और देख रहे हैं. जैसा कि मैंने बताया था कि प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट. हर बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, और वो प्रैक्टिस कर रहे होगे. अब तो बात सीरियस ले ही लिए होगे. प्रैक्टिस आई होप कंटिन्यू होगी आपकी, और प्रैक्टिस कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करते होगे, ठीक है? तो जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो स्टार्ट कर दें, ठीक है? ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है. और जो लास्ट के लेक्चर्स है और जिन्होंने भी नहीं देखा है, पहले उनको इन्फॉर्म करता हूँ कि जो लास्ट लेक्चर है वो सारे कंटिन्यू पहले वो देख लें, ठीक है? अदरवाइज ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला. क्यों? क्योंकि मैंने इसमें ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है? ये कंबाइंड सेशन है दोनों का, प्रॉब्लम्स रिलेटेड, ठीक है? तो जो नहीं भी गए वो पहले प्रॉपर्टी या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जिनको कुछ नहीं पता वो फर्स्ट लेक्चर से होके आए, ठीक है? पहले बेसिक्स कवर करें तब यहाँ पे आए, ठीक है? तब एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स देखा जाए, ठीक है? सो होप आप मेरी बात समझ रहे हो. तो मैं जो है आज पहला क्वेश्चन लेता हूँ. आज के डे का पहला क्वेश्चन. तो क्वेश्चन जो है इसमें जो फर्स्ट रो है वो है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिटर्मिनेंट में है. और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो है दी हुई ऑलरेडी, इक्वल टू दी हुई है k टाइम्स. k कोई एक इंटीजर है, ठीक है? दिया नहीं है. k कोई कांस्टेंट है, कुछ भी है समझ लो. और x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, और बोल रहा है k की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है? k की वैल्यू फाइंड आउट करो. सो पहला काम, आप वीडियो रोको भाई, रोको, पॉज करो यहीं पे और खुद ट्राई करो. पहले ट्राई योरसेल्फ, 10 मिनट 8 मिनट जो मिनट भी लगे कोई दिक्कत नहीं है. अगर आंसर आता है तो सिर्फ मैच करो आंसर एंड यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है? और नहीं आ रहा है देन कम हियर और चेक करो कि क्या चीजें हैं जो मिस कर रहे हो, और अगले प्रॉब्लम में वो चीजें इंप्लीमेंट करो, ठीक है? ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चंस ना छूटे. ऑलरेडी इस तरह का मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है ऑलरेडी, लैम्डा टाइप का, आपको याद ही होगा. बट यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, ठीक है? तो होप आप कर रहे होगे. तो मुझे लगता है अभी तक तो कर लिया होगा. जिन लोगों को करना होगा उन्होंने रोक के देखा होगा. तो अब मैं चलता हूँ. जिनका हुआ है वो सिर्फ देख लें, वो आगे बढ़ सकते हैं, मैंने बताया. और जिनका नहीं हुआ है वो देखे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है? तो इसका तो पहला मेथड है, मेथड 1. वो क्या मेथड है कि बोर्ड में अगर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है? बोर्ड एग्जाम्स में अगर पूछता है आपका, अगर बोर्ड एग्जाम में पेपर में पूछता है, तो क्या करोगे? इसमें एक्सपेंड कर दोगे इसको. सीधी सी बात है, एकदम बेसिक मेथड लगा के एक्सपेंड कर दोगे और इसकी वैल्यू निकाल लोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे एक्सपेंड करके. लिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी तुमको प्रॉपर्टी वगैरह लगाना है लगा के निकालो, ठीक है? इसमें R1 में R1 प्लस R2 जोड़ के कुछ कम कर सकते हो, तुम देखो, ठीक है? ये तुम्हारा काम है, फर्स्ट मेथड. ये जिसको बोर्ड का कर देना पेपर, बोर्ड वाले के स्टूडेंट हैं तो उनको बता रहा हूँ कैसे टैकल करना है. वैसे बोर्ड में पूछेगा नहीं इस तरह का प्रॉब्लम, लेकिन अगर पूछता है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर करना है आपको, सॉल्व करके दिखाना है, तो इसको सिंपल वैल्यू निकालो और जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल कर दो. और मान लो जैसे तुम्हारी वैल्यू आ गई, और थोड़ा सॉल्व करके मान लो जैसे तुम्हारी वैल्यू आ गई 2 टाइम्स, फाइनली सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आई 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, ठीक है? वो बराबर किसके आ जाएगी? वो आ जाएगी तुम्हारी बराबर दी हुई, ऊपर देखो क्या, यही तुम्हारी इसी के बराबर आएगा. क्या क्या है ऊपर? k टाइम्स x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, ठीक है? तो यहां से क्या हो गया देखोगे तो ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, चाहे काट दो चाहे कॉमन ले लो, यहां से सीधे सीधे दिख रहा है k बराबर 2 है, ठीक है? k बराबर 2 ऐसे मान लो, कुछ भी आ सकता, मैं नहीं कह रहा हूं यही आएगा, पता नहीं क्या आएगा. तो जो भी आएगा तो इस तरह से सॉल्व करके, या तो ये मेथड 1 था, ये बहुत लंबा मेथड है, इस तरह से सॉल्व करके भी यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो. अब मैं बात करूंगा अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो
इतना टाइम नहीं होता है, इस सॉल्व करो, आराम से निकालो, ठीक है। और सॉल्व करके आराम से निकालते रहोगे तो बाकी क्वेश्चंस कब ट्राई करोगे। सो वहां के लिए अब आपको सीधी सी बात है, आपको नॉर्मली कैसे करना मैं ये बता रहा हूँ। तो एक बात बताओ, मुझे सिर्फ के की वैल्यू निकालनी, तो मैंने क्या बताया था कि एक काम करो, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ पुट कर दो अपने मन से। मान लो तुमने एक्स को 0 पुट कर दिया और मैं बोल रहा हूं वाई को तुम 1 पुट कर दो और जेड को 1 पुट कर दो। अब ऐसा क्यों, पहले ये भी बता दे रहा हूं। अब तुम कहोगे सर ऐसा ही क्यों, मैं तो कह रहा हूं एक्स बराबर 0 पुट कर दो, कोई सोचेगा ये बोलूंगा वाई बराबर 0 पुट कर दो, ठीक है, और जेड बराबर 0 पुट कर दो। तो एक बात बताओ भाई, कुछ ऐसा ना पुट कर दो पता चला तुम्हारा आंसर ही ना आ पाए और तुम सारा एक्सप्रेशन ही खत्म करके बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि अगर x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे पता क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तुम रखो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड तुम्हारा 0 हो जाएगा और राइट साइड में भी 0 आ जाएगा। तो तुम के निकाल कैसे पाओगे, निकाल थोड़ी पाओगे तब तो तुम्हारा 0 बराबर 0 होल्ड कर गया, ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने निकाल पाया क्या, के नहीं निकाल पाया ना। तो कुछ ऐसा रखो ताकि के का टर्म बचे, के ही ना खत्म कर डालो, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन रखो कुछ ऐसा। तो मैंने क्या बोला कि मान लो, लेकिन अब सबका सब तुम बोलोगे 1 1 1 ले लूंगा, तो 1 1 1 ले सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, थोड़ा जीरो लेने पर थोड़ा एक जगह आसान हो जाता है ना। तो हो सके तो ऐसा कुछ ट्राई करो कि मैक्सिमम कुछ जीरो ले लूं और कुछ जहां ऐसा ले लूं, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करूं कि 0 और 1 का या 3 का कॉम्बिनेशन बना करके कि क्वेश्चन भी थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में हो जाए और क्विकली सॉल्व हो जाए। जैसे मैंने अगर यहाँ पे 1 1, अभी तो कोई तो बोलेगा मैं तो 11 11 11 11 11 11 ले लूंगा, तो ले लो भाई, आंसर वहां से भी आएगा, पर तुम ही कैलकुलेशन लंबा कर डालोगे, कैलकुलेशन तुम अननेसेसरी लंबा करोगे, क्योंकि 11 प्लस 11 22, 11 प्लस 11 22 और 11 प्लस 11 22, और यहाँ पे भी 11 11 का टर्म रखोगे तो कितनी बड़ी डिटर्मिनेंट बनेगी, तुम उसको सॉल्व करते करते तुमको टाइम लग जाएगा। फिर क्वेश्चन को इस मेथड से क्विकली करने का मेथड ही क्या होगा, कि क्यों उतना फिर फास्ट करने से क्या मतलब है, ये तो तुमने उतना ही बराबर लेंथ का बना दिया। तो अगर मैं इसमें थोड़ा स्मार्ट वे में लगाऊं तो तुम सोचो कि 0 भी रखो, इस तरह से पुट करो कि क्या बोलते हैं, जो हमारा टर्म है वो खत्म भी ना हो और वैल्यू भी थोड़ा आसानी से निकल आए। तो मैंने क्या बोला, x बराबर 0 रख दो, ठीक, y बराबर 1 रख दो, और z बराबर, अगर तुम सोच रहे हो z भी 0 रख दूंगा, तो देखो x बराबर 0, x प्लस वाई, ये टर्म तो खत्म नहीं हुआ क्योंकि 0 प्लस 1 1, और y प्लस जेड ये भी खत्म नहीं होगा, 1 प्लस जेड 1 प्लस 0, लेकिन x प्लस जेड जो है, ये 0 प्लस 0 ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो फिर से पूरा का पूरा टर्म 0, और टर्म 0 तो फिर k की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, z का भी 1 कर दे रहा हूँ, मिनिमम 1 कर दे रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन भी थोड़ा छोटा रहे और सॉल्व भी हो जाए, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, तुम z बराबर 2 भी रख सकते हो, अगर 2 रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, या y बराबर 2, कई तरह के कॉम्बिनेशन, हजारों कॉम्बिनेशन, करोड़ों कॉम्बिनेशन ले सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ लो जो थोड़ा इजी बने, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए, ठीक है। तो ये तुमको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा बार बार प्रैक्टिस करने पे। फिर बोला कोई ब्रह्म बाण नहीं है इसका और ना ही कोई इलाज है, सिर्फ प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस करो, पता चल जाएगा क्या प्रॉपरली सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये सब्सटीट्यूट करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, बाकी बहुत तरह का सब्सटीट्यूशन हो सकता है। कोई बोलेगा x बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 2 रखूंगा, रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा z बराबर 3 रखूंगा, कोई बोले 1000 रखूंगा, मर्जी तुम्हारी भाई, 1000 रख लो z, लेकिन फिर तुम्हारा कैलकुलेशन भी उतना ही टाइम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए x बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 1 सबसे सिंपल सब्सटीट्यूशन है यहाँ पे, क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने के लिए। टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन क्विकली सॉल्व होना कि बड़ा हो जाए, ठीक है। चलो अब मैं रख के दिखाता हूँ क्या आएगा। x बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 1 रखा, दोनों साइड रखा जाएगा, जान लो, इधर भी रखा जाएगा और इस साइड भी रखा जाएगा, ठीक है, इधर भी। तो मैंने क्या बोला, ये तीनों रखा मैंने। तो अब रख के देखो, पहले x प्लस वाई प्लस जेड है, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, अगर x 0, y 1 और z 1 है तो 0 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 लिख दिया, और माइनस जेड माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, माइनस वाई है ये, तो माइनस वाई माइनस 1, ठीक, माइनस जेड कितना है, माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, वापस से 2 होगा, वापस से 2, ठीक, और माइनस एक्स कितना होगा, 0, तो वापस से 0, ठीक। अब अगला तुम्हारा y माइनस वाई है तो माइनस वन, ठीक, और माइनस एक्स माइनस 0 तो 0, ठीक, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 0 प्लस 1 प्लस 1 2, तो 2, ठीक, तो ये आ गया 2। और अब लेफ्ट साइड में भी जुगाड़ देख लो क्या बन रहा है इसका, तो ये आ जाएगा k टाइम्स x प्लस वाई कितना, 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1। तो कितना मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड को, तुम देखो, खुद से लिख के दिखा रहा हूँ,
k टाइम्स 1, ठीक है, k इंटू 1 और इंटू y प्लस जेड कितना हो गया, y प्लस जेड 1 प्लस 1 2, तो k इंटू 1 इंटू 2, ठीक 2, और z प्लस x कितना हो गया, z प्लस x, z 1 है x 0 है, तो 1 प्लस 0 1, तो k इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो मतलब कितना आ गया, ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने पे 2k आ गया है कि नहीं। तो लेफ्ट तुम्हारा राइट में 2k और लेफ्ट में तुम्हारा डिटरमिनेंट आ गया। अब कितना आसान है देखो, बता रहा हूँ क्यों। अब पूछो क्या ही रह गया इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब क्या करना है मुझे, अब इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का मेरा काम कुछ दिख ही नहीं रहा है और आराम से सिर्फ के में वेरिएबल बचा, ये 2k आ गया तुम्हारा, और ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसको 2k के बराबर करके k की वैल्यू निकाल लो। तो इसलिए इस तरह का सब्स्टिट्यूशन मैंने, मान लो जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी इस तरह का सब्स्टिट्यूशन रखा। अब देखो मैं सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ डिटरमिनेंट, लेकिन अब ये तुम्हारा पार्ट है, ये तो नहीं करना चाहिए यार, कम से कम डिटरमिनेंट इतनी जगह इतने लेक्चर से प्रॉब्लम्स करा रहे हैं तो डिटरमिनेंट निकालना तो सीख जाना चाहिए। अब तो बाएं हाथ का खेल, कैसे वैल्यू निकालनी है, कैसे प्रॉपर्टी लगानी है, क्या करना है एक्चुअल में, ठीक। तो चलो मैं जैसे मैं अपना कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मेरे को बनाना है मैक्सिमम जीरो बना के थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे एक जीरो है सोच रहा हूँ एक जीरो और बना लूँ, तो मैंने, तुम अपनी तरफ से ऑपरेशन भी कर सकते हो, मैंने अपनी तरफ से किया है, तो तुम एक काम करो, तुम ये ऑपरेशन खुद अपनी तरफ से करो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने C1 पे C1 प्लस C3/2 ऑपरेशन लगा दिया, मतलब C3, अब C3 में 1/2 का फैक्टर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा C3, पूरा का पूरा यही तो C3 है, ये वाला तुम्हारा C3 है, ये पार्ट, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके C1 में जोड़ दे रहा हूँ, ये पूरे C1 में, ठीक है। तो तुम्हारा जब तुम, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा -1/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 मतलब 1, और इसमें इन सब में जोड़ना है, तो तुम 2 में पहले -1/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 - 1/2 क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 3/2 पहला एलिमेंट, ठीक। ये सब बता चुका हूँ, तो ये सब जो नहीं देखा प्रॉपर्टी पहले वहां जाए, बाकी लोग को तो समझ में आ रहा होगा क्या है। और अगला क्या, अभी अगला बनेगा -1 प्लस 1/2, ठीक। तो -1 सॉरी -1 प्लस 0 इंटू 1/2, क्या बोल रहे हैं, -1 प्लस 0 इंटू 1/2, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो फाइनल आंसर -1 आएगा, तो यहाँ -1, ठीक। और अगला -1 प्लस 2 इंटू 1/2, क्या, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो कितना आया, ये 2 इंटू है, ठीक है, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 बराबर कितना आया, 0। सो यहाँ क्या लिखा, 0। अब बाकी मैंने सिर्फ C1 पर ऑपरेशन किया, तो C2 C3 को तो कुछ नहीं छेड़ना है, इनको एज इट इज लिखना है, तो C2 C3 को मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसा था वैसे लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया भी बता दे रहा हूँ। तुम सोच रहे होगे मैं तुम्हें क्या बताया था, कभी भी किसी भी तरह का ऑपरेशन लगाने का मोटिव क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में, या तो मैक्सिमम 0 बनाओ या तो कुछ कॉमन ले लो ताकि सिंप्लीफाई कर सको उसको जल्दी से जल्दी। अब मैंने यहाँ बताओ मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ताकि एक टर्म में ये 0 बन जाए मेरा, देखो ये मेरा मोटिव था, ये एक 0 और बना लूं, ठीक है, और एक 0 ऑलरेडी है, अब इसके अलावा एक्सपैंड कर दूंगा फटाक से, है कि नहीं। इसके अलावा एक्सपैंड करने के लिए अब क्या ही है, इस 2 टाइम्स कर दो, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव साइन, और ये 2 टाइम्स, और ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा, 3/2 इंटू 2 बचा तुम्हारा, जो भी 3/2 इंटू 2 कर दो, ठीक है, अंदर जो भी बचा तुम्हारा 3/2 इंटू 2 माइनस ऑफ -1 इंटू -1 1, ठीक है। तो कितना बचा तुम्हारा, 2 से 2 कैंसल, 3 में से 1 गया 2, तो 2 इंटू 2, ठीक है, ये तुम्हारा बचा। तो तुम्हारा राइट साइड में कितना बचा, 2 इंटू 2, मतलब राइट साइड का तुम्हारा डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 4। ये तो आपको खुद करना चाहिए, सबको नहीं देखना चाहिए कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो 2 के बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो के बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो के की वैल्यू 2। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जिन लोग का अगर के बराबर 2 ऑलरेडी पहले सॉल्व करके बैठ चुके हैं वो प्लीज बताएं, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आपने किया है, ठीक है। अगर उनका मेथड और क्विकली है तो प्लीज यू कैन टेल मी, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से रखना सीखो, और उसके लिए कुछ इलाज नहीं। अगर तुमको समझ आ रहा कि अगर तुमको ये समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे सोच लूंगा ये सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत लोग के दिमाग में आता है, तो उसका मैंने क्या बोला, एक ही इलाज है, कुछ इलाज नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो वही पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे क्या करना है, कितना स्मार्ट बनना है, ठीक है। ठीक है, और कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती, एक बार बता दे रहा हूँ, जो ट्रिक वगैरह बताते हैं
ऐसी कोई ट्रिक, आपके जो लंबा रेस होता है ना, जितने भी एडवांस अगर आप चल रहे हो, एडवांस के लिए टारगेट कर रहे हो, ठीक है, एडवांस को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये ट्रिक और ये जो तरीके होते हैं ना, ये सब बड़े क्वेश्चंस में आप नहीं लग पाओगे, लंबी रेस में नहीं रन कर पाओगे। लंबी रेस मतलब एडवांस जैसी रेस में आप नहीं रन कर पाओगे। क्यों? वहां पे ट्रिक्स नहीं चलती है, ठीक है, वहां पे बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी देखी जाती है। सो होप, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार आपको कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कमांड करो, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, फिर ऑब्जेक्टिव पे आओ। ऑब्जेक्टिव खेल की तरह लगेगा क्वेश्चन, पहले सब्जेक्टिव ट्राई करो, ठीक है। और आप कर रहे होंगे, मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सीरियसली ले रहे हो, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। देखो क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तुम्हारे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन है, पढ़ो। लिखा हुआ है लेट थ्री डिजिट 828, 3B9 और 6 2C, ये तीन नंबर समझ ले, समझे ना, थ्री डिजिट की नंबर है ये, 3B9, 6 2C और 828। जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला, ये 1 2 3, ये क्या है, थ्री डिजिट का नंबर होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको आपने क्लास, शायद छोटी क्लासों में रिप्रेजेंट करना सीखा होगा। 1 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 3। आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे ना, ये आपको याद ही होगा, बचपन में आप करते थे। तो बस इसी तरह से ये 828, 3B9 और 6 2C है। तो अगर 828 को रिप्रेजेंट करना तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये होप आपको पता होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो 828 अगर आपका वैल्यू निकालना है तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? A × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 8, ठीक, ये इसकी वैल्यू आ गई 828। इसी तरह से 3B9 का और 6 2C का, इसका आप खुद रिप्रेजेंटेशन करो, ठीक है, कि क्या होगा इसका वैल्यू जब हम लिखेंगे इस फॉर्म में, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ना स्थानीय मान निकालना हिंदी वाले, ठीक है। तो ये वही चीज है कि 1 2 3 828 6 2C जो भी वैल्यू है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये मुझे पता होगा, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये मैं बस बता रहा था कि ये थ्री डिजिट्स नंबर हैं और इनका वैल्यू क्या होगा, और आपको हो सकता है कि पहले से ही आइडिया हो इस चीज का, ठीक है, क्योंकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो ये थ्री डिजिट नंबर है 828, 3B9, 6 2C, और कह रहा है जहां पे ABC इंटीजर है, तो कोई बात नहीं, इंटीजर ही रहेगा वो। और वो बोल रहा है 0 से 9 के बीच में, तो कौन सी चीज होती है जो भाई 9 से बाहर जाती है? सही बात है। और कह रहा है ये डिविजिबल बाय ये फिक्स्ड इंटीजर के, मतलब ये नंबर भी और ये नंबर भी और ये नंबर भी, तीनों के तीनों के से डिविजिबल हैं। तो बोल रहा है, पूछ रहा है कि अगर ये जो डिटर्मिनेंट है दिखाओ, शो दैट डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A36 89C 2B2 इज डिविजिबल बाई के। क्या बोला? इज डिविजिबल बाई के, इसको के से डिविजिबल दिखाना है। आपने, आपको क्या पूछा, दिखाया गया, फिर से पढ़ो क्वेश्चन, कि आपको 828, 3B9, 6 2C तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं, ये तीन थ्री डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है, और वो भी इंटीजर नंबर्स हैं, और वो तीनों के तीनों नंबर के से डिविजिबल हैं। किससे? एक नंबर के से डिविजिबल हैं। और इसमें बोल रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है A36 89C एंड 2B2 इज डिविजिबल बाई के, ठीक है, ये क्या है? डिविजिबल बाई के, ये हमको शो करना है, ठीक है, शो दैट कि ये डिविजिबल होगा के से डिवाइड हो जाएगा, सीधी सी बात इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका जेईई एडवांस 1990 का सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन। तो ये जो सब्जेक्टिव पेपर में आपका पूछा गया था, 4 मार्क का पूछा गया था, ठीक है। तो अभी देखो ये क्वेश्चन में क्या है, पहली बात समझा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये तीन नंबर है 828, 3B9, 6 2C, ठीक है, और मैं तीनों का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अभी अभी आपको सिखाया था क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो इसका होगा 100 × A प्लस 20 प्लस 8 और 3 × 100 प्लस 10 × B प्लस 9, ठीक है, वही लिखा हूँ। और तीसरा 6 × 100 प्लस 2 × 10 जिसको 20 हो जाएगा, और प्लस C। और ये क्या दिया हुआ है, देखो एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे, पढ़ो। ये तीनों के तीनों जो नंबर है ये डिविजिबल बाई के हैं, ठीक है, मतलब तीनों के तीनों के से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे अगर आपका 4 अगर ये होता है, अगर ये 2 से डिविजिबल होता है, तो 4 को मतलब किसी तरह से 2 × समथिंग करके लिख सकते हैं ना, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा। 2 × जैसे यहाँ 2 लिख दिया। अब अगर आपका 8 जैसे आपको मालूम है 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 टाइम्स समथिंग मतलब मैं के लिख सकता हूँ ना, अगर ये 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर है
मान लो कोई नंबर x है और मैंने इसको दिया, सपोज करो ये तुम्हारा है, ये k से डिविजिबल है, तो ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ k टाइम्स कुछ दूसरा नंबर, और दूसरे नंबर को मान लो मैंने लैम्डा 1 रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अगर दिया है कि x जो है k से डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल, सॉरी, डिविजिबल बाई k, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू के टाइम्स लैम्डा 1 होता है। अगर समझ में आ रहा है तो ये बात ठीक है, वरना इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, आगे के प्रॉब्लम्स में यूजफुल होता है पॉइंट, ठीक है। कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर को, उसका जो नंबर जो जिस नंबर से डिविजिबल है उतना टाइम्स कोई दूसरा नंबर लैम्डा 1 या लैम्डा कुछ भी, मतलब एक कांस्टेंट ले सकते हो, जहां लैम्डा 1 कोई एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये ध्यान रखो, बस अभी बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, होप आपने पहले पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है, जान लो। तो इस तरह से जो तीनों के तीनों नंबर हैं वो k से डिविजिबल है। अगर k से डिविजिबल है तो k टाइम्स समथिंग लिख सकता हूँ। तो मैंने मान लो पहले नंबर को k टाइम्स लैम्डा 1 लिख दिया, दूसरे को k टाइम्स लैम्डा 2, और तीसरे को k टाइम्स लैम्डा 3। क्यों? क्योंकि ये भी k से डिविजिबल है, दिया है प्रॉब्लम में, ये भी k से डिविजिबल है, ये भी प्रॉब्लम में दिया है k से डिविजिबल, और ये नंबर भी k से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये भी दिया, इसलिए मैंने k टाइम्स लैम्डा 3 लिख दिया, इसको k टाइम्स लैम्डा 1, k टाइम्स लैम्डा 2, और ये k टाइम्स लैम्डा 3। तीनों को k लैम्डा ही क्यों नहीं लिख दिया, सोचो भाई, ये थोड़ी नहीं दिया कि तीनों के तीनों नंबर बराबर ही हैं। अगर ऐसा लिख दिया तो तीनों के तीनों नंबर बराबर हैं, और मुझे थोड़ी ना मालूम है तीनों के तीनों नंबर बराबर है या नहीं बराबर है। तो इसे मैंने के टाइम्स लैम्डा 1, के टाइम्स लैम्डा 2, के टाइम्स लैम्डा 3 लिया, ठीक है। ये समझो, ठीक है। तो बहुत बेसिक है इतना लिखना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो मेरे को डिटर्मिनेंट दिया मैं उसमें क्या करता हूँ। चूंकि देखो एक चीज देखो, मुझे फॉर्म यहाँ से अगर मैं बना सकूं 100 a प्लस 20, 300 प्लस 10 b, 600 प्लस 20 प्लस c, इन तीनों की वैल्यू मुझे मैंने मानी है ये, ठीक। और मुझे दिखाना ये डिटर्मिनेंट है k टाइम्स k से डिविजिबल होगा, मतलब ये भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लो k टाइम्स समथिंग शो अगर मैं दिखा दूं, k टाइम्स कुछ भी x मान लो आ गया, तो ये भी मैं प्रूफ कर दूंगा ये डिविजिबल है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस डिटरमिनेंट से मुझे किसी तरह से k कॉमन मिल गया तो मैं दिखा ले जाऊंगा। चलो पहले डिटरमिनेंट की सॉल्विंग करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, थोड़ा आइडिया सा दिमाग में रखो, कैसे क्रैक करोगे प्रॉब्लम को। ये a टाइम्स 3 6 है, और मैंने क्या यहाँ 100 a 300 600 सब दिख रहा है, तो अगर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं 100, और ऊपर भी क्या 100, और ये जो वाला 100 है ऊपर वाला, उसको मैं रो 1 में डाल देता हूँ, किसमें, रो 1 में। ये जो 100 है इसको रो 1 में डालता हूँ, ठीक है। ये रो 1 इसमें डालना है, ठीक है। मैंने डाल दिया रो 1 में, देखो 1/100, 100 ए 300 600 हो जाएगा कि नहीं बताओ, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 से तो 100 ए, इसमें 100 का 3 से मल्टीप्लाई तो 300, 6 का 100 से मल्टीप्लाई तो 600, ठीक है। 8 9 सी 2b2 बचा। अब एक चीज देखो, और ये अगर 2b2 है, यहाँ पे क्या है 20 10b और 20, तो अगर मैं इन सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऑब्जर्व करना, अगर इन सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये मुझे नहीं मिल जाएगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 20 10b और 20 इस टाइप का मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 10 इंटू 20 20 हो जाएगा, 10 इंटू बी 10 भी हो जाएगा, और 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, तो सेम एलिमेंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एक बार अब 10 10 से, अब क्या कर रहा हूँ, एक और ऑपरेशन लगा रहा हूँ। अब 1/10 वाला मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब, और एक 10 जो होगा इसको क्या कर रहा हूँ, इस वाले 10 को मैं इस रो में डाल दे रहा हूँ, इस रो में मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ऑलरेडी 1/, देखो पहले 1/100 था और मैंने ये किया था, अब मैंने एक और 1/10 ला दिया अंदर से, और एक 10 जो है आपका, ये जो 10 है ये तो आपका मैंने अंदर डाल दिया, ठीक है, ये आपका इस रो में डाल दिया। तो मेरे पास क्या बचा, 1/100 इंटू 1/10 एक और बच गया, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/1000 हो जाएगा। तो यहाँ तो बचेगा, जब 1/10 और 1/100 का कर दिया आपने, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे 1/10 और इस 10 को जो है उसको इस रो में डाल दिया, ठीक है, ये पूरे के पूरे रो में, ठीक है, इंसर्ट कर दिया, अंदर डाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको बोलता हूँ। तो यहाँ बचेगा 1/10 इंटू, चूंकि 100 तो ये बचा तुम्हारा 1/1000, 1 चूंकि 1/10 इंटू 1/100 कर रहा हूँ मैं बाहर, ठीक है, 1/100,
तो ये आ गया 1/1000 और अंदर 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 से इसका मल्टीप्लाई, 10 से इसका मल्टीप्लाई, 10 से इसका मल्टीप्लाई, तो क्या आया 10 इंटू 2 20 आ गया, 10 इंटू बी 10 बी और 10 इंटू 2 20 आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। अब ये तुम्हारा यहाँ तक तैयार हो गया डिटर्मिनेंट। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, देखो ऑपरेशन ये परफॉर्म करता हूँ कि R1 में इसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेशन। R1 में मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ। और क्यों लगा रहा हूँ सोचो, क्योंकि अगर 100A प्लस 8 प्लस 20, 300 प्लस 9 प्लस 10B, 600 प्लस C प्लस 20, अगर इस तरह से मैं जोड़ दूँ तीनों अगर रो को, ठीक है, और R1 पर लगा के, तुम सोचो क्या पता क्या मिलेगा। इधर देखो ये मिलेगा, ये जो नंबर है देखो सब जगह ये नंबर मिल जाएंगे, तीनों नंबर मिल जाएंगे। ऑब्जर्व कर लो भाई, तीनों के तीनों नंबर मिल जाएंगे। 100A प्लस 20 प्लस 8, 300 प्लस 10B प्लस 9, 600 प्लस 20 प्लस C, ये जो तीनों नंबर हैं, ये नंबर तीनों के तीनों यहाँ मिल जाएंगे जोड़ने पे। देखो जब यहाँ से जोड़ोगे तो 100A प्लस 8 प्लस 20 या 20 प्लस 8 की बात एक ही है, और 300 प्लस 9 प्लस 10B या 300 प्लस 10B प्लस 9 वही चीज है, और 600 प्लस C प्लस 20 या 600 प्लस 20 प्लस C, तीनों बात एक है। मैंने R1 पे लगाया तो R2 R3 तो छिड़ा नहीं, तो R1 R2 R3 को सेम लिख दिया, तो सेम लिख दिया 8 9 C 20 10B और 20। अब देखो क्या बता रहा हूँ, अब इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, मैंने क्या मानी थी, इसकी भी मालूम है, इसकी भी मालूम है। देखो 100A प्लस 20 प्लस 8 क्या था, ऊपर देखो पढ़ो, खुद मान के बैठे हो तुम। ये है तुम्हारा k टाइम्स लैम्डा 1, ठीक है, तो इसकी जगह k लैम्डा 1 आ गया, ठीक है, ये देखो इसकी जगह k लैम्डा 1 आ गया, ठीक है। और अगली पढ़ो 300 प्लस 10b प्लस 9 क्या है, पढ़ो 300 प्लस 10b प्लस 9 k लैम्डा 2 है, ठीक है, तो क्या आ गया इसकी जगह, इसकी जगह k टाइम्स लैम्डा 2 आ गया भाई, ठीक भाई। और थर्ड क्या 600 प्लस 20 प्लस सी, तो 600 प्लस 20 प्लस सी क्या है के लैम्डा 3, तो इसकी जगह तुम पुट कर दो के लैम्डा 3, ठीक, ये तीनों पुट कर दिया कि नहीं। तो अगर ये तीनों तुमने पुट कर दिया इसकी जगह तो वैल्यू पुट्स कर दो, मैंने वही पुट किया अगले स्टेप में, के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 के लैम्डा 3, ठीक, और k lambda 1 k lambda 2 k lambda 3 और 8 9 c सेम सेम 20 10 b 20 ये आया, ये आया, ये आया, और यहाँ पे 1/1000 ऑलरेडी डिटरमिनेंट के बाहर है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक चीज देखो, रो 1 से एक चीज कॉलम मिल गई, क्या कॉमन मिल गई, एक चीज कॉमन मिली k टाइम्स, k को तो हर जगह से बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो मैंने k को बाहर निकाल लिया, k अपॉन 1000 कर दिया, अंदर जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 बचा, 8 9 c 20 10 b 20। अब एक बात बताओ, मैंने पूरा अगर डिटरमिनेंट को दिखा दूं तो ये मान लो कुछ भी आया बकवास सा, मुझे मतलब नहीं है क्या आया, ठीक है, लेकिन मैंने k टाइम दिखा दिया ना। अब मान लो, ये मान लो तुमने पूरा का पूरा जो वैल्यू है कुछ मान लो, तुम y मान लो, t मान लो, p मान लो, जो भी मान लो, इसकी वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने k टाइम्स इसको p दिखा दिया, और अगर k टाइम्स p दिखा दिया तो इसका मतलब क्या, ये पूरी की पूरी वैल्यू k से डिविजिबल है ना, k से डिविजिबल है, और यही तो प्रूफ करना था, डिविजिबल बाई k, यही तो प्रूफ करना था, ये जो डिटरमिनेंट है ये डिविजिबल बाई k है, यही तो प्रूफ करना था। तो एक मिनट, अगर यही प्रूफ करना था आपको तो प्रूफ हो गया ना, तो देखो प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, ये पूरा का पूरा फाइनली प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, आराम से प्रूफ हो गया, और कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस सोचना है कि कैसे इसको k कॉमन करना है डिटरमिनेंट से, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा गया था एडवांस में 1990 में। तो क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, मैंने क्या बोला, सब डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, और आप कितनी डेप्थ लेवल तक प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स कैसे लगाते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लगाना बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आप सीख जाते हो, बट प्रैक्टिस वाला पार्ट मिस कर देते हो, तो इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो फिर से, ठीक, मोर प्रैक्टिस, ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट हियर, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाई के मैंने दिखा दिया, शो कर दिया, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखो ये आपका क्वेश्चन है कि फॉर अ फिक्स्ड इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर n दिया है,
और दिया है तुम्हारी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और बोल रहा है कि शो करना है कि इस बार जो है d अपॉन n फैक्टोरियल क्यूब माइनस 4 इज डिविजिबल बाई n। मतलब इस बार अगर हम ये d निकालेंगे और d को n फैक्टोरियल की क्यूब से डिवाइड करके माइन और उसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो जो वैल्यू होगी n से डिविजिबल होगी। मतलब जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए n टाइम कुछ समथिंग, समथिंग लिख दो यार, या तुम लिख दो y p x जो तुमको लिखना है, p लिख दो। मतलब मुझे n टाइम्स कुछ प्रूफ करना है ये वैल्यू को, तो पहले d तो सॉल्व कर लो, जो d इतना भारी भरकम दिया है। ठीक है, फिर उसको n फैक्टोरियल से डिवाइड करके -4 कर लूंगा, उसको n टाइम्स दिखा दूंगा। अगर इतना प्रॉब्लम दिमाग में इतना पॉइंट क्लिक करेगा तो 30% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व यही हो गया। ठीक है, 30% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया। और ये एडवांस 1992 पूछा गया था, 4 मार्क का क्वेश्चन था, ये भी सब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन टारगेट होगा। इतना अगर पहुंच गए तो बड़ी आसान बात है कि आप पहले डी पे अप्रोच करोगे। ठीक है, तो पहले डी को अप्रोच करते हैं। और फैक्टोरियल टाइप का मैंने एक जगह डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, कि फैक्टोरियल को इसमें कुछ ज्यादा फैक्टोरियल से घबराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो पढ़े हैं पहले पीछे के लेक्चर में जाएं, क्योंकि वहां मैंने फैक्टोरियल का बेसिक डेफिनेशन दे दिया है कि फैक्टोरियल क्या होता है और एन फैक्टोरियल क्या होता है, और n प्लस अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, ये सब मैंने बताया है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, वैसे इस तरह का जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल में भी फैक्टोरियल घबराने की जरूरत नहीं है। बाइनोमियल और पीसी जब पीएम जब आप पीसीएम पढ़ोगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब पढ़ोगे, तो वहां पे इस चीज का जो हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वगैरह और जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो भी आपके एनसीआर एनटीआर हैं, ये सबसे आगे आप बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि क्या है फैक्टोरियल, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन अगली बार कुछ नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी बार रिवीजन कराने का क्या मतलब है अगर फैक्टोरियल इतना बेसिक सा प्रॉपर्टी याद नहीं होता। ठीक है, तो ये सब दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे n फैक्टोरियल है तो पहली बात n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ये n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप क्या करो, पहले n लिखो, फिर उससे एक नंबर कम लिखो। n से एक नंबर कम क्या, n-1। ठीक है, सॉरी n-1 लिखो, इनटू लिखो, इसी तरह से उससे एक नंबर और कम n-2 लिखो। ठीक है, ये n-2 लिख दिया, और अब उससे एक नंबर और कम लिखो, क्या लिखोगे, सॉरी उससे एक नंबर और कम लिखो, और वो क्या होगा, n-3 होगा। ठीक है, n-3, और इसी तरह से अगला एक नंबर और कम लिखो, ऐसे कम करते जाओ। ठीक है, n-4, ऐसे कहाँ तक कम करते जाओगे, ऐसे कम करते 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 डॉट 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 1 तक चले जाओ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने पे, उसी को n फैक्टोरियल से डिनोट करता हूँ, उसी को n फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं कह रहा हूँ 5 फैक्टोरियल है, जैसे मान लो तुमने पूछा कि 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो एक मिनट, 5 फैक्टोरियल अगर होता है तो 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 5 कर दो, अगला एक नंबर कम क्या होगा, 4। ठीक, अगला 3, अगला 2, अगला 1 तक गया बस। अब ये 5 4 3 2 सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, 120। तो इस तरह से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, 120। और एक चीज और, अगर इसको देखो तो अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, 5 लिखो बराबर 5 लिखो। और एक बात बताओ, अगर 5 आ गया, अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये 4 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई, तो क्या इसको मैं 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 5 को 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। इसी तरह से अगर आपने n फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है, तो इसको ये भी लिख सकते हो। एक बार पहले n लिख लो और उसके बाद बाकी का टर्म 1 तक मत ले जाओ, n-1 करो और n-1 के आगे फैक्टोरियल लगा दो। एक फॉर्मूला ये भी हो गया आपका, तो ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, और एक आपको n फैक्टोरियल की जो बेसिक डेफिनेशन बताई कि n फैक्टोरियल क्या होता है, वो ये भी होता है। n करो, n-1 फैक्टोरियल की जगह तुम इसको पूरा n-1 फैक्टोरियल के आगे भी लेके चले जाओ, n-2, ठीक, n-3 डॉट 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 1। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो और ये पॉइंट नोट कर लो। बस ये दोनों से क्वेश्चन यहाँ का इतना ही सफिशिएंट, इतनी नॉलेज इस क्वेश्चन के लिए। और इसका जो डिटेल्ड नॉलेज चैप्टर के अंदर किया जाएगा जब इसका चैप्टर आएगा। ठीक है, तो अभी इतना पॉइंट नोट आउट कर लो और होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन में।
तो पहले चलो डी पे करते हैं, कुछ डी का कुछ जुगाड़ करते हैं, ठीक है, कि डी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कैसे होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है फैक्टोरियल का, ठीक है, वो भी शायद शुरुआत के लेक्चर में कराया हूँ, तो देखा होगा आपने, आशा करता हूँ। तो जो लेक्चर है इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन प्लस टू फैक्टोरियल, एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये और ये जो भी लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया डिटरमिनेंट, ठीक है, कि पहला रो एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन प्लस टू फैक्टोरियल, एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन प्लस टू फैक्टोरियल, एन प्लस थ्री फैक्टोरियल, एन प्लस टू फैक्टोरियल, एन प्लस थ्री फैक्टोरियल, एन प्लस फोर फैक्टोरियल, ये दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं एन फैक्टोरियल को ऐसे का ऐसे ही रोकता हूँ। अब मैं इसमें लिखूंगा, मैंने क्या बोला था कि इसको एक चीज और लिख सकते हो, पहले ये लिख लो, मान लो जो भी फैक्टोरियल दिया, एन प्लस वन फैक्टोरियल दिया तो एन प्लस वन लिखूंगे, और इससे एक नंबर कम क्या होगा, एन प्लस वन माइनस वन, वही होगा, मतलब एन हो जाएगा, और एन के आगे सिर्फ फैक्टोरियल पर रोक देता हूँ, इसके आगे वन तक नहीं जाऊंगा, यही रोक देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, तो एन प्लस वन, ठीक है। अब इसी तरह से एन प्लस टू में करता हूँ, एन प्लस टू में देखो एक चीज नया निकालता हूँ, एन प्लस टू लिखूंगा, ठीक है, और मैं क्या बोला, इससे एक नंबर कम एन प्लस वन, ठीक है, लेकिन इस बार एन प्लस वन पे नहीं रुकूंगा, एक नंबर और आगे जाऊंगा, मतलब n प्लस वन के एक नंबर आगे और कम क्या होगा, n होगा, लेकिन इस बार n के आगे वन तक नहीं जाऊंगा, इस n फैक्टोरियल पे रोक सकता हूँ, यहाँ भी रोक सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ रोक के मैं n माइनस वन तक भी रोक सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको n फैक्टोरियल तक ही रोक रहा हूँ, कहाँ पे, n फैक्टोरियल तक ही रोकूंगा, और सॉरी एक मिनट, इसको मैंने n फैक्टोरियल पे रोक दिया, ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ताकि हर जगह देखोगे तो n फैक्टोरियल कॉमन दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा, इसलिए दिखेगा, अगर इसको n माइनस वन तक लेके चले गए तो कहाँ से कॉमन पा जाओगे, नहीं पाओगे ना, तो इसीलिए सिंप्लीफाई करना है, टफ थोड़ी बनाना है, तो मैंने क्या किया, इसको n फैक्टोरियल, इसका n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख दिया, और इसका लिख दिया n प्लस टू एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। अब इसका देखो इसी तरह से, इसमें क्या करोगे, n प्लस वन लिखोगे, इसको n प्लस वन फैक्टोरियल पर ही रोक रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या करूंगा, इसको लिख सकता हूँ n प्लस टू इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल, एक कम करके यहाँ पे रोक दिया, ठीक है, और इसमें n प्लस थ्री अगर फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकते हैं n प्लस थ्री, अगला एक कम होगा, पहले n प्लस थ्री, नेक्स्ट कम होके n प्लस थ्री माइनस वन, मतलब n प्लस टू, तो n प्लस टू, और उसके बाद एक और अगर कम किया तो n प्लस टू के बाद क्या होगा, n प्लस वन फैक्टोरियल, और इसको वन तक न ले जाके मैंने n प्लस वन पे ही फैक्टोरियल लगा के रोक दिया, ठीक है। इसी तरह से n प्लस टू फैक्टोरियल है, तो ये n प्लस टू फैक्टोरियल को मैंने ऐसे ही n प्लस टू फैक्टोरियल में ही जाने दिया, और अगला n प्लस थ्री फैक्टोरियल है, तो इसको मैंने क्या किया, n प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू लिख दिया, n प्लस टू फैक्टोरियल, ठीक है, और n प्लस फोर फैक्टोरियल जो आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n प्लस फोर, एन प्लस थ्री, एन प्लस टू फैक्टोरियल। ये होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस तरह का मैं क्यों लिख रहा हूँ, तुम तो सोच रहे हो कि इसको क्यों नहीं n फैक्टोरियल तक लेके चला जाऊं, भाई इसलिए n प्लस टू तक ले जा रहा हूँ सबको, ताकि यहाँ पे जो है उसी हिसाब से यहाँ भी कॉमन आ जाए, और उसी हिसाब से यहाँ भी कॉमन आ जाए, वहीं तक ले जाऊंगा, यहाँ पे जो है उसी हिसाब से यहाँ भी कॉमन आए, यहाँ भी कॉमन आए, यहाँ पे जो है उसी हिसाब से यहाँ भी तक कॉमन आए, यहाँ भी कॉमन आए, अगर इसको वन तक ले जाओगे तो क्यों कॉमन मिलेगा, किसी भी टर्म को छेड़ दिए इसमें से ज्यादा लेके आगे चले गए तो कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये जो है ये यहाँ तक लेके गए हम लोग, n प्लस वन जो था, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो था मैंने जो लिखा वो इस तरह से होगा, ठीक है, ताकि कुछ कॉमन मिले। अब यहाँ से बहुत सारी टर्म्स कॉमन मिल जाएगी, क्या क्या कॉमन मिलेगी दिखा देते हैं। तो जो पहले टर्म में कॉमन मिलेगा, इसमें हम n फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ ये जो दिखा है यार, तो R1 से मैं पूरा का पूरा n फैक्टोरियल कॉमन उठा लिया, तो n फैक्टोरियल मैंने बाहर कर लिया, ठीक है, और R2 से अगर R2 में देखो तो n प्लस वन फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन, n प्लस वन फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन, n प्लस वन फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन, तो R2 से n प्लस वन फैक्टोरियल बाहर, और n प्लस की अगर R3 में देखो तो n प्लस टू फैक्टोरियल, n प्लस टू फैक्टोरियल, n प्लस टू फैक्टोरियल बाहर, तो n प्लस टू फैक्टोरियल बाहर, तो अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे n फैक्टोरियल बाहर निकला तो 1 बचा, यहाँ पे n फैक्टोरियल बाहर निकला तो n प्लस वन, n प्लस वन, यहाँ से n फैक्टोरियल बाहर निकला तो n प्लस टू, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस वन, यहाँ से n प्लस वन फैक्टोरियल बाहर आया, क्योंकि पूरे रो से ही n प्लस वन फैक्टोरियल बाहर आया, तो यहाँ से n प्लस वन फैक्टोरियल बाहर आया तो 1 बचा, यहाँ पे n प्लस टू बचेगा, n प्लस टू बचा, और यहाँ से अगर ये बाहर गया तो क्या बचा, n प्लस थ्री, n प्लस टू, तो n प्लस थ्री, n प्लस टू, और इसमें से अगर n प्लस टू कॉमन तो क्या बचा, 1 बचा, 1, n प्लस टू फैक्टोरियल अगर इसमें से कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा, n प्लस थ्री, n प्लस थ्री, और अगर इसमें से n प्लस टू फैक्टोरियल निकाला गया तो क्या बचा, n प्लस फोर, n प्लस थ्री, n प्लस फोर, n प्लस थ्री, तो फाइनली क्या आ गया, फाइनली देखो तो ये आ गया भाई,
एक मिनट। चलो थोड़ा सा साफ सफाई जरूरी है। तो मेरा ये आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक मैं पहुंच गया, और अब तो कितना आसान है, अब दो जीरो बना लूंगा फटाफट। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, दो जीरो बन जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा धड़ाधड़। कैसे? R1 को मैंने R1 माइनस R2 कर दिया, R1 माइनस R2, ठीक। और एक और ऑपरेशन लगाया, R2 को R2 माइनस R3, तो R2 को R2 माइनस R3, बेसिक सब्ट्रैक्ट किया। और ये सब करना तो बाएं हाथ का खेल है, ये जो है ये बाहर ही रहेगा, ये लोग बाहर ही रहेंगे, ठीक है। अंदर क्या आया, 1 माइनस 1 0, और n प्लस 1 में से n प्लस 2 गया तो घटा लो भाई, ये सब तो आसान चीजें हैं। n प्लस 1 में से अब n प्लस 2 आप घटाओ बैठ के, ये सब आप करो, कैलकुलेशन का काम आपका है, ठीक। तो n में से n कैंसल, 1 में से 2 गया -1, तो -1 लिख के भी दिखा रहा हूँ फिर भी आपको। और इसमें से अगर ये घटाओगे, n प्लस 2 n प्लस 1 में से n प्लस 3 n प्लस 2 घटा लो, तो पता क्या होगा, n प्लस 2 कर लेना कॉमन, दिखा भी दे रहा हूँ वैसे, आप हो सका तो खुद करो यार, ये सब मैं दिखा देता हूँ, वैसे एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, अब नहीं सोचता हूँ कि ये सब भी बताना पड़े। क्या आएगा, n प्लस 2 n प्लस 1 माइनस n प्लस 3, और अंदर क्या आया, n प्लस 2, n प्लस 2, ठीक है। और यहाँ से क्या, n प्लस 2 n प्लस 2 कॉमन कर लो, तो अगर n प्लस 2 n प्लस 2 कॉमन कर लिया तो देखो थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसका क्या आएगा, n प्लस 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा इसमें n प्लस 1 माइनस ऑफ n प्लस 3, ठीक है। और n से n कैंसल, और 1 में से 3 गया -2, तो -2 टाइम्स n प्लस 2 आया इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट करके -2 टाइम्स n प्लस 2 लाया, ठीक है। और ये आप खुद करना है सब पार्ट सब्ट्रैक्ट और ट्रैक्ट करने का, ठीक है। इसको फास्ट करना है, जितना ज़्यादा फास्ट कर सको उतना ज़्यादा सही है। तो ये आपका ये पार्ट आया, और ये जो बचा, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, R2 में से R3, तो हर में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 में से 1 गया 0 0, n प्लस 2 में से n प्लस 3 गया तो n कैंसल, 2 में से 3 गया -1 और इसी तरह से n प्लस 3 n प्लस 2 में से n प्लस 4 n प्लस 3 गया, तो ये आएगा, सॉल्व कर लेना और खुद आएगा आपका, ठीक है। ये काम आप पे छोड़ रहा हूँ, इसी तरह से ये आएगा। इसमें क्या करना, इस बार n प्लस 3 कॉमन करना दोनों में से, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो n प्लस 3 कॉमन करो, तो n प्लस 2 में से n प्लस 4, तो n कैंसल हो जाएगा, 2 में से 4 गया -2, तो -2 टाइम्स n प्लस 3 करना आप खुद, ठीक है, यह होमवर्क है, आप खुद से करो, खुद से पूरा का पूरा करना। होमवर्क तो क्या है, एग्जाम में तो खुद से खुद कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो 1 और लास्ट मैंने R1 R2 का ऑपरेशन किया, तो R3 तो कुछ नहीं होगा, R3 वैसे का वैसा ही आएगा, तो R3 जैसा था या R3 था, और R3 को मैंने वैसा ही लिख दिया, ठीक है। तो वैसे भी मेरा काम हो चुका है, पूछो क्यों, क्योंकि मैंने दो जीरो बना लिए, अब तो एक्सपैंड करने में मिनटों भी नहीं लगेंगे, ठीक है, सेकंड का खेल है अब। क्यों, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, इस बार इसके अलाउंग एक्सपैंड कर दूंगा, दो जीरो है तो एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके अलाउंग कर दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया तो इसके अलाउंग इसके अलाउंग, अब ये इंटू ये, सॉरी ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ठीक। और मैं वही किया हूँ, और ये काम आपका है करना, ठीक है, अंदर वाला। और मेरा फाइनली आएगा बाहर, ये जो इसके साथ में जो मल्टीप्लाई आएगा, n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल इनटू, बस मेरा अंदर का जो पार्ट आता है वो 2 आता है, ठीक है, सॉल्व करके फाइनली इसका। और जितने लोग का 2 आएगा प्लीज बताओ, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2, और सॉल्व करके जब 2 आ गया तो 2n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब क्या करूंगा मैं, इसको एक चीज लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी बताया हूँ कि n प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1, ठीक है, इंटू n प्लस 1 में से एक कम हुआ तो कितना आया, n आया, n टाइम्स फैक्टोरियल लिख दिया,
तो मैंने यही लिखा n+1 को n+1 n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसी तरह से n+2 को क्या लिख सकते हो देख लो, तो n+2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n+2, और अगला टर्म क्या आएगा इसमें से एक कम हुआ तो n+2 - 1 मतलब n+1, n+1 ये कम होने पे आएगा, और यही मैं फैक्टोरियल पे ब्रेक दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका n+2 और n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका n+2 और ये आपका n+1 फैक्टोरियल, ओके। और ये n+1 फैक्टोरियल को एक टर्म में और आगे अगर रोकूं, ये n+1 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n+1 इंटू n+1 में से एक टर्म और गया तो क्या बचा n, और इस बार मैं n पे ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, इसको मैंने क्या किया, n+2 को लिख सकता हूँ n+2 n+1 फैक्टोरियल, या ये भी लिख सकता हूँ n+2 n+1 इंटू n फैक्टोरियल, मतलब एक टर्म और आगे ले जा, एक टर्म और आगे ले गया, ठीक है। तो होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। तो मैंने क्या किया, n+1 को n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिखा, और n+2 को n+2 n+1 n फैक्टोरियल लिखा, ठीक है। सो होप ये समझ में आ रहा होगा और इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फैक्टोरियल का जो चीज है समझो यार, n+1 को n+1 इंटू n फैक्टोरियल यहाँ तक ब्रेक किया, और n+2 को n+2 n+1 n फैक्टोरियल, चाहता तो इसको n(n-1) तक ले जा सकता था, लेकिन n फैक्टोरियल पर ही क्यों ब्रेक दिया, ताकि n फैक्टोरियल के जितने टर्म है उसको मैं कॉमन कर सकूं, ठीक है। ठीक है, n फैक्टोरियल के जो टर्म है उसको बाहर निकाल सकता हूँ। तो कितने टर्म आए n फैक्टोरियल के, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल की क्यूब आ गई, तो 2 पहले से बाहर है, और 2 इंटू n फैक्टोरियल क्यूब आ गया, अंदर बचा n+1 n+2 n+1, तो n+1 n+2 n+1 आया। अब मुझे क्या निकालना था, ये निकालना दिखाना, ये 4 के बराबर, ये जो आएगा 4 से डिविजिबल आएगा, तो पहले इसकी वैल्यू तो निकाल लूँ। तो ये मेरा d की वैल्यू निकल गई है, और अब पूरी ये वैल्यू निकालनी है d अपॉन n फैक्टोरियल की क्यूब। तो पहले इसको मैंने क्या किया, n फैक्टोरियल की क्यूब से डिवाइड कर दिया ये पूरी की पूरी वैल्यू को, और -4 बाहर लगा दिया, तो -4 बाहर आ गया। देखता हूँ ये वैल्यू क्या आता है, पहले चेक करते हैं। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब देखा जाए तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल उड़ गया है कि नहीं, कैंसल। तो अंदर बचा 2 टाइम्स, और इसको मैंने ओपन कर लिया। वो ओपन करो भाई, ये सब तो ओपन मल्टीप्लाई करना आपका काम है। n+1 पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आएगा उसको n+1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो पहले ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा n² + 3n+2, और ये n+1 और -4 इंटू 2 टाइम्स, और अंदर 2 लिखा है मैंने, और अंदर अब इसको भी ओपन कर लिया, तो आपका ये आएगा n³ + n² + 3n² + 5n, और प्लस साथ में मैंने क्या किया, मैंने सबका सब बाहर फाइनली कर लिया। तो मेरा सुनो, पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी वैल्यू फाइनल सॉल्व करने पर ये मेरी आ रही है n×2 इंटू ब्रैकेट में n² + 3n + n + 5, ठीक है। मतलब एक n मुझे कॉमन मिल जा रहा है, और अगर एक n मेरा कॉमन मिल गया तो मुझे क्या दिखाना था, ये वैसे भी जब एक n कॉमन मिल गया तो n से डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया, और यही तो शो करना था कि n से डिविजिबल हो कि नहीं है। तो n से डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया, तो ये टर्म क्या हुआ, n से डिविजिबल हो गया, हाँ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। मतलब ये फाइनली आप अपने हिसाब से सॉल्व करना है, ये सब देखो मत, हर चीज स्टेप कॉपी नहीं करने, कैलकुलेशन के स्टेप कभी कॉपी नहीं करने, ठीक है। वो मैं सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ, ताकि क्लियर रहे कि कैलकुलेशन के पार्ट कहीं गलत तो नहीं हुआ आप लोगों का, बस ये चेक करने के लिए, आप लोग खुद चेक करने के लिए, अगर कहीं गलत हो रहा है तो ये आपका पार्ट है। कैलकुलेशन के स्टेप कॉपी नहीं करने, आपको ये देखने क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, बस प्रोसेस देखना है कि कैसे कॉन्सेप्ट को अप्रोच करना है। तो ये हुआ आपका फाइनल, और जो आपकी वैल्यू आएगी उसमें n कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप पूरा ओपन करोगे ये पार्ट को सॉल्व करके, तो आपका ये फाइनली आ जाएगा, एक n बाहर आएगा, मतलब एक n कॉमन मिलेगा। और अगर एक n कॉमन मिल गया तो मुझे अंदर से मतलब नहीं है, ये लोग चाहे जो हो, ये से मुझे क्या मतलब है। n टाइम्स समथिंग आ गया, मैंने n टाइम्स कुछ दिखा दिया, समथिंग लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या मतलब है, सॉरी, मुझे क्या मतलब है, क्या आया अंदर, समथिंग लिख दो जब तक कुछ दिखा नहीं रहा है। और n टाइम्स कुछ भी आया तो ये n से डिविजिबल है, और यही सॉल्व करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया, सॉरी, ये आपका जो है प्रूफ हो गया, यही था आपका प्रूफ करना था। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन था एडवांस का, ठीक है। तो देखो यार, जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कुछ होते नहीं, वो इसी तरह से मैथमेटिक्स के थोड़े से बाहर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करा के क्वेश्चन कराए जाते हैं एडवांस में, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड के ऊपर आपको चलना है तो आपको
नॉलेज जो है, नॉलेज लेवल आपको बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और भी क्वालिटी प्रॉब्लम्स। मैंने क्या बोला, क्वालिटी प्रॉब्लम्स कहाँ मिलेंगे, हमेशा बोल रहा हूँ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में जाओ। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करो। एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम 5 ऑब्जेक्टिव के बराबर है। ठीक है, ये बार बार बोल रहा हूँ। अगर क्वालिटी उठाओगे, कोई भी सब्जेक्टिव मत उठा लो। ठीक है, एडवांस का सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स देखो। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी आओ। ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग आएंगे जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं मैक्सिमम, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको उठा के ट्राई करेंगे और देखेंगे भी ऑब्जेक्टिव भी कैसे बनता है। बट अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो वो सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, इसकी प्रैक्टिस करो, मैं बता रहा हूँ। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पोस्ट कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और है, इन्फॉर्म करना चाह रहा था आपको कि ये जो चल रहा है, मतलब आपका लेक्चर तो कवर सही से कर रहे होगे, और अगर कुछ स्टूडेंट्स को अगर डीपीपी वगैरह चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, तो डीपीपी भी डिज़ाइन किया हुआ है हमने कि डीपीपी जो वगैरह का जो है आपका डीपीपी वगैरह मिलेंगी, और डीपीपी हर पार्ट में अलग अलग तरीके से मिलेंगे। ठीक है, हर लेक्चर वाइज मिल रही है। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना है तो वो लोग नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है नीचे लेक्चर के नीचे, ठीक है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ पे ही डीपीपी मिलेगी, एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज, और उसके वीडियो सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन वीडियोस होंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है उसको प्राइवेट वीडियो में रखेंगे। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन देयर। ठीक है, जिसको भी करना है, यहाँ पे पब्लिक हर चीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ जो सीरियस स्टूडेंट है वही सिर्फ ट्राई करे, तो ऐसे करके क्या मतलब है, जो देखेंगे नहीं, जिन लोगों को नहीं करना तो उनके लिए नहीं है भाई। ठीक है, जिनको करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उनके लिए। ठीक है, तो वो बात समझ गए होगे। ज्वाइन कर सकते हो, वहां से कुछ हो तो बता सकते हो। ठीक है, कमेंट करके। सो आज का जो लेक्चर था ना, वो मैं खत्म कर दिया हूँ। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था वो बेसिकली खत्म हो गया, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जितने क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं हो सका तो रिमाइंडर थ्योरी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जो आपका डिफरेंशिएशन इस पे डिटर्मिनेंट पे, वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट वगैरह जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे। उसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन पे मूव करेंगे। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर था वो कंटेंट जो खत्म होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, और प्रैक्टिस से जो डीपीपी देख लो। तो जो है आज का लेक्चर यहीं पे है। और अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ यू कैन सब्सक्राइब। ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइब करो, या फिर लाइक ही कर दो, तो कम से कम कमेंट करोगे, थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल हमारा भी अच्छा रहता है। ठीक है, सो आप करोगे यार, कम से कम अगर आप बेनिफिट ले रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट दिन मिलते हैं हम लोग। ठीक है।